वेलकम टू द थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मैंने यहाँ पे सारे टॉपिक्स लिख लिए हैं जो हम कवर करेंगे इस वीडियो में। ये सारे टॉपिक्स एक बार हो जाएंगे तो आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा। हम स्टार्ट करेंगे व्हाट आर लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन एक्चुअली होता क्या है? अभी हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ा था। पॉलिनोमियल्स के हेल्प से ही हम समझेंगे कि लीनियर इक्वेशंस क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे इसको ग्राफिकली हम कैसे देखते हैं। आपने ग्राफ बनाए होंगे नाइन्थ क्लास में भी, 2D ग्राफ एक्स एंड वाई एक्सिस पे। उसी ग्राफ के थ्रू हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस को हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं। फिर देखेंगे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, क्योंकि चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो हम देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, इसको हम कैसे ग्राफिकली देख सकते हैं, एंड देन हाउ डू वी सॉल्व लीनियर इक्वेशंस। इसका हम आंसर कैसे निकालते हैं। तो तीन तरीके होते हैं, या तो आप ग्राफिकली कर लो, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। ये दोनों थ्रू अलजेब्रा है, प्लस माइनस करके हम लोग जो करते हैं, ये हम ग्राफिकली भी कर सकते हैं सॉल्व। तो हम बस ये सब देखेंगे, एंड एक बार ये कर लिया तो आपका समझो चैप्टर पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन एंड आंसर सर आप खुद भी कर लोगे एक बार ये कॉन्सेप्ट हो गया तो। ठीक है, सारे टॉपिक्स मैंने इधर भी लिख दिए हैं जिससे कि आपको याद रहे कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे व्हाट आर लीनियर इक्वेशंस। चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? आपने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा है? लीनियर पॉलिनोमियल हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, पिछली वीडियो में। कैसे होता था लीनियर पॉलिनोमियल? ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू पी एक्स। वैसे पी एक्स ऐसे नहीं लिखते थे, हम लिखते थे कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में होता है। अब लीनियर इक्वेशंस हो गया। इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन कहाँ से आता है? इक्वेशन इक्वल टू में भी यूज होता है। तो बेसिकली जब आप एक लीनियर पॉलिनोमियल को इक्वल टू किसी चीज के इक्वल कर देते हो तो वो लीनियर इक्वेशन हो जाता है। जैसे अगर मैं कर दूं ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू मान लो पी एक्स, ये एक इक्वेशन हो गई। इस पे आपने इक्वल टू लिख दिया, फिर आप कह लो कि ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। ये पॉलिनोमियल इज इक्वल टू समथिंग, ये एक इक्वेशन बन जाती है। तो लीनियर पॉलिनोमियल की तरह ही है लीनियर इक्वेशन भी। इट्स जस्ट दैट देयर इज इक्वल टू साइन। जब इक्वल टू साइन हो जाता है तो आप सॉल्व कर सकते हो। तो बेसिकली x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए मैं बता सकता हूँ जब ये लीनियर इक्वेशन बन जाती है। अब आप सोचेंगे, हमने जब लीनियर पॉलिनोमियल किया था हमने कहा था लीनियर पॉलिनोमियल इज ऑलवेज इन वन वेरिएबल, ए एक्स प्लस बी। बट यहाँ पे तो लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स। हाउ? तो डिफरेंस क्या है, ये टू वेरिएबल्स क्यों है वो भी देख लेते हैं। मैं कुछ कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेता हूँ लीनियर इक्वेशन के। जैसे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, 3x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ऐसे कुछ कुछ ये हो गए, ये सारे लीनियर इक्वेशन के एग्जाम्पल्स हैं। बट मैं कहता हूँ कि लीनियर पॉलिनोमियल तो ऐसे लिखते थे हम ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में, y तो आता ही नहीं था। जैसे 2x प्लस 3 था, 5x, 2x माइनस 6 था, 5x माइनस 3, 3x प्लस 3, ऐसे लिखते थे हम। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये और ये सिमिलर किस तरीके से हैं? 2x हम ऐसे लिख सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल को, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू पी एक्स। ऐसे हम लिखते थे ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। अगर मैं पॉलिनोमियल ऑफ एक्स की वैल्यू कह दूं इज इक्वल टू वाई, तो मैं ऐसे कह सकता हूं ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू वाई। करेक्ट? पॉलिनोमियल को ही मैंने, जब एक वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल को मैंने इक्वल टू पी एक्स किया तो ये लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इक्वेशन बन गया। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं ए एक्स प्लस बी वाई लिख सकता हूं, तो इजंट दिस सिमिलर टू दिस? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x। और ये देखो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ए आपका -2 हो गया, बी आपका 6 हो गया। लीनियर पॉलिनोमियल लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। तो इवन तो हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स,
उसका मतलब यही है कि वो पॉलिनोमियल हम यूज कर रहे हैं एंड पी एक्स की जगह अगर हम वाई लिख दें तो वो भी एक लीनियर इक्वेशन ही बन जाएगी, लीनियर पॉलिनोमियल की तरह ही। तो दैट इज वाई इट इज इन योर सिलेबस। ये आपके सिलेबस में रहता है, ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू वाई, तो ये पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल ही है। तो हाँ, आप किसी भी पॉलिनोमियल को इक्वल टू वाई कर दो या इक्वल टू पी एक्स और पी एक्स को वाई कर दो, तो वाई कर दो तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन जाएगी। 2x माइनस वाई माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो। ये 2x प्लस वाई था। ऐसे 5x माइनस थ्री को भी कर दो, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू थ्री। 3x प्लस थ्री इज इक्वल टू वाई कर दो, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू थ्री। तो आप देखो, जो आपने लीनियर पॉलिनोमियल समझा था और ये जो लीनियर इक्वेशन है, सिमिलर ही है। अगर आप, तो आप ये देखो, जो आपने ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एग्जांपल्स थे और ये जो पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स थे, ये समहाउ सिमिलर ही हैं। दे आर रिटन इन सिमिलर वे। इसलिए जो हमने पिछले चैप्टर में सीखा था, पॉलिनोमियल्स को कैसे ग्राफिकली हम देख सकते हैं एक्स और वाई एक्सिस पे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को भी आप एक्स एंड वाई एक्सिस में देख सकते हो। we'll see how to plot them in graph in the next topic, graphically हम देखेंगे। बट अभी के लिए आपको यही समझना है, लीनियर पॉलिनोमियल जो हमने सीखा था वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स भी वैसा ही है। इट्स जस्ट दैट कि आपको इक्वेट करना है एंड देन इक्वेट आप पी एक्स के साथ कर दो, वाई के साथ कर दो, एंड जब आप ऐसे इक्वेशन लिखोगे तो आपका लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। वही, अगर आप एक पॉलिनोमियल को एक इक्वेशन फॉर्म में लिखोगे तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बन जाता है। तो ऐसा कोई बहुत डिफरेंट चीज नहीं है जो हमने लास्ट चैप्टर से सीखी है। थोड़ी सी जो नई नई चीजें हैं वो हम करेंगे, बट यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ पॉलिनोमियल्स के थ्रू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स फ्लो कर रहा है। ठीक है, हमने सीख लिया व्हाट आर लीनियर इक्वेशंस, इक्वेशन क्या होता है। ग्राफिकली अब हम कैसे देखते हैं। ग्राफिकली कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है पॉलिनोमियल से। जैसे आप मान लो पॉलिनोमियल है टू एक्स प्लस थ्री, इसको हम ग्राफिकली कैसे प्लॉट करते थे। हम कहते थे कि एक्स एक्सेस ये है, पी एक्स एक्सेस ये है, तो इज इक्वल टू पी एक्स कर दो, तो टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू पी एक्स। यहाँ पे x और पी एक्स की वैल्यू लिख लो। x जब जीरो है पी एक्स थ्री है, ये जीरो हो गया तो ये थ्री हो गया। x जब वन है तो पी एक्स फाइव है, तो ये जीरो हो गया। जब ये जीरो है तो ये थ्री है, तो यहाँ एक पॉइंट आ गया, और जब ये वन है ये फाइव है। ऐसे करके कुछ बनेगा। दिस इज टू एक्स प्लस थ्री। लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स भी हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। टू एक्स प्लस थ्री को पी एक्स की जगह वाई लिख दो, तो इसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हो, या टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री भी कर सकते हो, जैसे भी आपको लिखना है। इधर एक्स मैप कर दिया, इस पर वाई मैप कर दिया पी एक्स की जगह। एक्स क्या है, जीरो है, तो वाई क्या है, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री, वाई इज इक्वल टू थ्री। एक्स जब टू है तो ये फोर हो गया, फोर माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री, तो वाई इज इक्वल टू सेवन। सेवन, तो जीरो कॉमा थ्री, और सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया, ये टू और ये सेवन है, तो जब टू है ये सेवन है, तो ये इधर ही आएगा, सेम ही चीज है, तो वो सेम ही ग्राफ बनेगा। तो पॉलिनोमियल जैसे हम ड्रॉ कर रहे थे वैसे ही करना है, बस पी एक्स की जगह इस बार हम वाई लिख रहे हैं, हम एक डिफरेंट वेरिएबल मान रहे हैं इसको। तो उसके हिसाब से आप ऐसे लिख सकते हो, ग्राफिकली वैसे ही आप कर सकते हो। इससे फायदा क्या होता है, इससे जैसे आपको आइडिया लगता है देख के कि ग्राफ में ये कैसे बन रहा है। लाइक अगर मैं कोई इक्वेशन देखूं कि x प्लस सेवेंटी इज इक्वल टू वाई माइनस फिफ्टी, एक ऐसी इक्वेशन है, मुझे क्या देखना है, मुझे देखना x है y है, दो वेरिएबल्स है, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। इसको हम प्लॉट कैसे कर सकते हैं, हम x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन ट्वेंटी लिख सकते हैं, y माइनस एक्स इज इक्वल टू वन ट्वेंटी लिख सकते हैं। x की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू निकाली, इसका मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही होगी। अब वो स्ट्रेट लाइन कैसे प्लॉट करनी है, उसके लिए आप ये x और y की वैल्यू निकाल के कुछ कुछ जगह पे, दो जगह पे निकाल के ज्वाइन कर दोगे तो वो एक लाइन बन जाएगी। दैट्स द ओनली थिंग। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 एक्स वाई। एक्स क्या है, जीरो है, तो वाई 15 है। एक्स अगर वन है तो वाई फाइव इंटू वन, ये माइनस हो जाएगा, तो वाई 10 है। तो ये जब जीरो है तो ये 15 है, एंड जब ये वन है तो ये 10 है। तो ये ऐसे कुछ लाइन बनेगी।
दिस साइड पे। तो आपको बस देखना है कि ठीक है, x है, y है, लीनियर इक्वेशन है, x की पावर क्या है? x की पावर 1 है, तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स। इसको मुझे ये एक लाइन ड्रा होगी, वो लाइन कैसे ड्रा होगी वो आप ड्रा कर सकते हो, ठीक है? हमने समझ गया लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, लीनियर इक्वेशन को हम ग्राफिकली कैसे देख सकते हैं। बट चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर क्यों हम पढ़ रहे हैं? तो यूजुअली आपको इस चैप्टर में क्वेश्चंस होंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स मिलते हैं। तो हम ये वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हम सब समझते हैं कि हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्यों पढ़ा है। तो ये वर्ड प्रॉब्लम आप देखो, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। इसमें दो नंबर्स है हमारे पास जिसका डिफरेंस है 26 एंड एक नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। मैं हमेशा कहता हूँ वर्ड प्रॉब्लम्स इज नथिंग बट लैंग्वेज। आपको बस लैंग्वेज देखनी है और उस हिसाब से आपको अपनी मैथ्स की चीजें लिखनी है। तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। एक नंबर को आप मान लो x, एक नंबर को आप मान लो y। आप मान लो x बड़ा है y से, दो वेरिएबल्स हो गए x एंड y। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। अब x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। मैंने x को क्यों बड़ा माना y से? अगर मैं नहीं मानूं तो x बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। अगर छोटा हुआ तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 26 नहीं होगा ना। अगर ये छोटा है, मान लो ये 26 है, ये 52 है, तो डिफरेंस कितना होगा? माइनस 26 होगा ना, माइनस। बट यहाँ डिफरेंस पॉजिटिव 26 बोला हुआ है। दैट इज वाई अज्यूम x इज ग्रेटर देन y एंड डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, अगर एक नंबर ये है, दो नंबर ये है, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच? 26 का। तो ये मेरा पहला पार्ट हो गया। ये एक मैंने इक्वेशन बना दी, इसको मैं 1 लिख देता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैंने ये लिख लिया है। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैंने इसको लैंग्वेज को मैथ्स में कन्वर्ट कर दिया है। अब दूसरा नंबर अब देखो, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। कौन सा नंबर 3 टाइम्स द अदर होगा? जो बड़ा है वही 3 टाइम्स बिगर होगा, राइट? तो वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो एक नंबर 3 गुना है दूसरे नंबर का। कौन सा नंबर 3 गुना होगा दूसरे नंबर का? जो बड़ा वाला नंबर है वही। तो वन नंबर इज, तो वन नंबर x इज मतलब इक्वल टू, x इक्वल्स टू, ये भी मैंने लिख लिया, 3 टाइम्स द अदर। 3 टाइम्स द अदर, अदर y है, ये भी लिख लिया। मैंने पूरी वर्ड प्रॉब्लम मैथ्स में लिख ली है। इसका मतलब मुझे वर्ड प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ इन दोनों की जरूरत है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, x इज इक्वल टू 3y। अब मैं क्या करूं? इसलिए अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। इसमें हमें ये समझना है, जब हमारे पास सिर्फ ये इक्वेशन है, मान लो ये है ही नहीं हमारे पास, इसका मैं क्या करूं? इसका मैं क्या कर सकता हूं? मैं ग्राफ बना लेता हूं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। x और y कर लो। x जीरो है तो y माइनस 26 है, y अगर जीरो है तो x 26 है। तो x जब जीरो है तो y माइनस 26 होगा, y जब जीरो है तो x 26 होगा। ऐसे कुछ लाइन बनेगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये मैंने ग्राफ बना दिया। इसका मैं ग्राफ का क्या करूं? इस ग्राफ का मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कोई काम का ही नहीं है मेरे ग्राफ। एक लाइन है, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ? कुछ भी नहीं कह सकता। आई हैव नथिंग टू से अबाउट इट। इसको मैं ये कह सकता हूँ, इस ग्राफ को देख के मैं ये कह सकता हूँ कि अगर y जीरो है तो x 26 है, अगर x जीरो है y माइनस 26 है। अगर यहाँ पे कोई नंबर निकाल लो तो y ये है। यहाँ पे सिर्फ अजम्पशंस पे आप खेल सकते हो कि x की वैल्यू है तो y की वैल्यू है, y की वैल्यू है तो x की वैल्यू है। बट इससे आप कुछ पूरा प्रॉपर नहीं कह सकते कि आंसर क्या है। आंसर कैसे निकलेगा? आंसर तब निकलेगा जब ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई होगी, ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई होगी, तभी आपको आंसर मिलेगा। ये इक्वेशन तो बना ली। अब हम x इक्वल्स टू 3y भी कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस थ्री वाई इधर ले आया, एक्स वाई, एक्स जीरो है तो y भी जीरो है, एंड x 3 है तो ये -3 हो गया, तो y 1 हो गया, क्योंकि ये 3 माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1। 3y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1, वो 3 से कट जाएगा। तो ये भी इक्वेशन बना लेते हैं। ये हुआ, x 3 है,
ये 26 है, ये -26 है, तो x 3 है, तो y 1 है, 3, 1। ये ऐसे कुछ बनेगा। अब बेसिकली यहाँ जाके ये दोनों कहीं टकराएंगे, ये एक ही पॉइंट पे टकराएंगे। दो लाइंस इंटरसेक्ट ईदर एट वन और इनफाइनाइट पॉइंट्स, ऐसे दो जगह पे नहीं टकराएंगे। या तो वो टकराएंगे ही नहीं, वो पैरेलल लाइंस हैं तो वो टकराएंगे ही नहीं, या तो वो एक जगह टकराएंगे, या तो वो इनफाइनाइट जगह टकराएंगे कि वो एक के ऊपर एक लाइन बना दी, अगर मैंने इसके ऊपर एक और लाइन बना दी तो इनफाइनाइट जगह टकराएंगे। ये पैरेलल तो नहीं है, ये ये तो नहीं हुआ, ये इनफाइनाइट भी नहीं, एक के ऊपर एक तो नहीं है, तो ये एक जगह टकराएंगे। अब जो एक जगह टकराएंगे वहां मैं ये कह सकता हूं कि ये वाली इक्वेशन हर एक पॉइंट पे सेटिस्फाइड है, ये वाली इक्वेशन हर इसके पॉइंट पे सेटिस्फाइड है, तो जहां पे ये दोनों मिलेंगे ये भी सेटिस्फाइड होगा, ये भी सेटिस्फाइड होगा, तो जहां पे इनका इंटरसेक्शन है वहां मेरा आंसर निकल आएगा। करेक्ट। तो मेरा आंसर क्या होगा, जो इस वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, जो इस वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। अब उसको निकालने के हमारे बहुत तरीके होते हैं, ग्राफिकली, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, बट आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन कि हम ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्यों कर रहे हैं। तो जब भी आप देखो अपनी इक्वेशन में आपके पास दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, आप तभी सॉल्व कर सकते हो आपके पास एटलीस्ट टू इक्वेशंस हो, तभी आप सॉल्व कर पाओगे, वरना आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे इसको। तो हमेशा ध्यान रखना है, जहां ही मैंने एक्स एंड वाई देख लिया वहां मुझे एटलीस्ट टू इक्वेशंस चाहिए, वरना आई विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट। बिफोर आई बिगिन टू शो हाउ यू कैन सॉल्व ऑल दिस, एक बार फिर से एक और वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं एंड उसके बाद करते हैं। ठीक है। Fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator. If 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगेन अब क्या करना है, जो चीजें नहीं पता उसको आप वेरिएबल ले लो। फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator. हमें तो पता ही नहीं फ्रैक्शन क्या है, तो आप लिख लो फ्रैक्शन मान लेते हैं x by y है, आपको चाहिए तो y by x लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, y by x ले लेते हैं। ठीक है। इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अब मैंने क्या सिखाया कि लैंग्वेज है आपकी, ऑल मैथ्स इज वर्ड प्रॉब्लम्स विद लैंग्वेज। फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator, तो y plus 2 upon x plus 2 is equal to 9/11. फ्रैक्शन becomes 9/11 becomes मतलब equal to if 2 is added to both numerator and denominator। मैंने लिख लिया, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको आप सॉल्व कर दो। 11y प्लस 22 इज इक्वल टू 9x प्लस 18, तो ये हो गया 9x माइनस 11y इज इक्वल टू 4। ये आपकी एक इक्वेशन आ गई। करेक्ट, एक इक्वेशन आ गई। बट मैंने क्या सिखाया, दो वेरिएबल है तो एक इक्वेशन से आपको कुछ फायदा नहीं होगा, आपकी एक लाइन बन जाएगी बड़ा पाओगे, उसके बाद क्या, आपको तो फ्रैक्शन ढूंढनी है, एक्स और वाई की वैल्यूज ढूंढनी है, तो कैसे करोगे। इफ 3 इज एडेड टू, तो मुझे एक और इक्वेशन चाहिए, चलो पढ़ते हैं। और if 3 is added to both numerator and denominator, तो 3 is added to both numerator and denominator, ये लिख लिया। it becomes या is, everything is equal to, तो it is equal to 5/6। ये हमारी और इक्वेशन आ गई। तो 6y प्लस 18 इज इक्वल टू 5x प्लस 15, तो 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 3। तो एक इक्वेशन आ गई, दो इक्वेशन आ गई, चलो मेरा हो गया। जहां पे मेरी दो इक्वेशन आ गई दो वेरिएबल्स के साथ, आई कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज सॉल्विंग, इन दोनों को सॉल्व करने के तरीके। अगेन ये कैसे होगा, इसकी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और उस स्ट्रेट लाइन पे हर एक पॉइंट पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। वहां पे मैं कोई भी x और y की वैल्यू निकाल दूं, वो हमेशा 4, और इसको 9 से x को 9 से मल्टीप्लाई करूं और 11 से y को मल्टीप्लाई करूं, वो 4 ही बनेगा। इसकी जब लाइन बनेगी उसमें कोई भी पॉइंट में उठा लूं x और y और इधर सब्सटीट्यूट करूं, वो 3 ही बनेगा, इक्वल टू 3 ही होगा। तो इस वाली लाइन पे ये वाली चीजें
सेटिस्फाई हो रही होंगी, इस वाली लाइन पे ये वाली सेटिस्फाई होगी। तो इनका सोल्यूशन कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, वो मैं अब नेक्स्ट लेके जाता हूँ। ठीक है, अभी हमने ये समझ लिया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, दो लाइंस मिल जाती है यहाँ पे। अब आते हैं सॉल्विंग पे। सॉल्व कैसे करते हैं, तरीके होते हैं, ग्राफिकली भी कर सकते हो या फिर आप एल्जेब्रिकली भी कर सकते हो, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से। जब भी आप कोई लीनियर इक्वेशन देखो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 5, आपको क्या करना है, एक वेरिएबल दो वेरिएबल है, तो इसका मतलब आपको दो इक्वेशंस चाहिए होंगी इसको सॉल्व करने के लिए। ये भी एक लाइन होगी, मुझे पता नहीं कैसी होगी, ऐसी कुछ लाइन होगी, ये भी कोई लाइन होगी, किसी तरीके से भी हो सकती, मान लो ऐसे लाइन होगी। जब भी आपके पास दो इक्वेशंस होंगी उसकी दो लाइंस बनेगी। अब मैं आपको एक दो लाइंस के एग्जाम्पल से करता हूँ। दो लाइंस है, लीनियर इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन होगी, ये एक इक्वेशन होगी। ये किस तरीके से जा सकती है, ये ऐसे पैरेलल रह सकती है। अगर पैरेलल है, टच ही नहीं करेगी, तो कोई भी ऐसा पॉइंट ही नहीं होगा जो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करे। यहाँ पे जो पॉइंट्स है ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, यहाँ पे जो पॉइंट्स है ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। दोनों पैरेलल ने कभी मीट ही नहीं करेंगे, तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा नंबर लाइन पे जो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे। तो इसमें हमें नो सोल्यूशन आ जाता है। मैं आपको ऑल परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस बता रहा हूँ, परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस यानी कि पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको मिल सकता है। ये दो लाइंस है, व्हेन टू लाइंस आर ड्रॉन, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, पैरेलल होगी, करेक्ट, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, करेक्ट, ये एक पॉसिबिलिटी हो गई, ऐसे जा रही है। अब आप देखो अगर थोड़ा सा भी मूव हो जाता है कहीं भी, मान लो ऐसे मूव हो रहा है या ऐसे मूव हो रहा है, तो ये इधर कहीं जाके मीट करेंगी, या फिर ऐसे मूव हो रहा है तो ऐसे मीट करेंगी। तो कहीं ना कहीं ये ऐसे क्रॉस तो होंगी, अगर थोड़ा पैरेलल नहीं है तो, पैरेलल नहीं है तो कहीं ना कहीं तो क्रॉस करेंगी। तो ऐसे जाके मीट करेंगी कहीं ना कहीं, या फिर कहीं ऐसे मीट करेंगी। तो इसका मतलब क्या, एक ही जगह मीट कर सकती है, उससे ज्यादा मीट कर सकती है क्या, आप देखो ऐसे तो नहीं है कि ये यहाँ मीट कर रहा है, क्रॉस बनाया आपने, ये जाके रिपीट होके इधर आ जाएगा, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, दोनों एक दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं, कभी मीट होंगे नहीं फिर से इसके अलावा। सिमिलरली आप देखो ये और ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये भी मीट नहीं करेंगे। तो आप कितना भी इसको कर लो, यहां से यहां तक एक जगह ही मीट करेंगे। तो इधर द लाइन्स विल बी पैरेलल और मीट एट वन पॉइंट, ऐसे ऐसे, या फिर ऐसे ऐसे। अब तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, स्टार्ट ऐसे किया था आपने, ऐसे किया तो मीट करना शुरू किया किया किया, यहां एक ही पॉइंट पे मीट कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो गया, कोइंसाइड कर गई, एक के ऊपर एक आ गई। इसमें क्या है, इसमें आपके जितने भी पॉइंट्स हैं, सारी पॉइंट्स ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई करते हैं, ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई करते हैं। तो कोई भी पॉइंट एक लाइन में लाई कर रहा है वो दूसरे लाइन में भी सेटिस्फाई करेगा। तो इसको कैसे आप सिग्निफाई कर सकते हो, ऐसे एक लाइन, क्योंकि वो ओवरलैपिंग है, मीट्स एट इनफिनाइट पॉइंट्स। तो ये दोनों लाइंस हैं, ये कहीं भी जो भी इक्वेशन, जो भी पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि दोनों कोइंसाइड हो गए, एक के ऊपर एक है, लाइक दिस, एक ही लाइन है। सबके एग्जांपल्स बताऊंगा, बट अभी आपको यही जानना है द काइंड ऑफ प्लेसेस वेयर दे विल मीट विच इज ऑल्सो देयर सोल्यूशन। जहां भी वो मीट करेंगे उसको हम सोल्यूशंस कहते हैं। तीन तरीके हो सकते हैं, या तो पैरेलल हो, कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, या तो एक ही जगह मीट करेगी, जहां पे मीट करेगी वो उसका सोल्यूशन होगा, दैट इज द पॉइंट, जो वो इस पे भी सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, या तो इनफिनाइट होगा। तो अगर मैं लिख दू सोल्यूशंस कितने हैं, यहां तो कोई पैरेलल है, कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो यहां नो सोल्यूशन है। मीट्स एट वन पॉइंट, कितने सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन है।
एंड यहां पे क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। यहाँ पे वन सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इन दोनों को हम कहते हैं कंसिस्टेंट है, और इसको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट है। जहां नो सोल्यूशन होता है उसको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट है, यहाँ तो कोई कंसिस्टेंसी है ही नहीं, कोई पॉइंट ही नहीं है। और अगर इनकंसिस्टेंट नहीं हुआ तो कंसिस्टेंट हुआ, एक सोल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट कहेंगे हम लोग उसको। इसको हम और भी बहुत वर्ड्स हैं यूज करने के। इसको हम ये भी कहते हैं कि ये कोइंसाइड कर रहे हैं, कोइंसाइड, अच्छे से लिख देता हूँ, कोइंसाइड, क्योंकि एक एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन कोइंसाइड कर रही है तो कोइंसाइडिंग लाइंस। यहाँ पे कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग, ये तो पैरेलल लाइंस ही कहते हैं। तो ग्राफिकली तो आपको समझ आ गया लीनियर इक्वेशन से किस टाइप के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इधर लीनियर ग्राफिकली, ग्राफिकली या तो पैरेलल है, ग्राफिकली या तो एक इंटरसेक्टिंग है, या फिर ग्राफिकली इनफिनिट है, इसके अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं होंगे। अब ग्राफिकली तो आप देख के बना दोगे कि इसको आपने ड्रॉ किया, चलो एक ड्रॉ करके देख लेते हैं। x प्लस टू वाई इक्वल्स टू एक्स को जीरो ले लो, y इज थ्री, y को जीरो ले लो, x इज सिक्स, तो 0,3 6, ये ऐसे बन गई। अब 2x प्लस थ्री वाई को ले लो, x को जीरो लिया, इसको 5/3 लिया, ये जीरो लिया, तो ये 2.5 हो गया। तो 0,5/3 1.67 होगा। ये कितना था, ये 3 था ना, तो 1.67 इधर कहीं होगा, और वो 2.5 ये कितना था 6, तो ये इधर कहीं होगा, ये ऐसे कहीं होगा। ठीक है, तो ये यहाँ कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, ये एक इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसका सोल्यूशन ये रहा। अब बट ग्राफिकली थोड़ा थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आप एक इक्वेशन खींचो फिर दूसरी खींचो, इंश्योर की स्केल बिल्कुल सीधा है, कुछ आपने कोई गलती ना कर दियो, थोड़ा सा टीडियस रहता है। इसका सोल्यूशन क्या है, ग्राफिकली अगर हम ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, एल्जेब्रिकली भी सॉल्व कर सकते हैं हम। एल्जेब्रिकली भी 2-3 मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब एल्जेब्रिकली स्टार्ट करते हैं। अब मान लो ऐसी एक लाइन है, 2y इज इक्वल टू 6, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। हमें ये दो इक्वेशन दी हुई है, ये 1 है, ये 2 है। हमें बताना है इसके क्या सोल्यूशन दोगे, नो सोल्यूशन होगा, पैरेलल होगी, इंटरसेक्टिंग होगी, या कोइंसिडेंट कोइंसाइडिंग होगी। तो इसमें हम कैसे कर सकते हैं, x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 6 लिखा है, इस पे आप देखो 2 कॉमन ले सकते हैं, 2, तो ये x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 12, 2 कट जाएगा, तो x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 6। आप देखो ये भी x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 6 है, ये भी x प्लस वाई टू वाई इज इक्वल टू 6 है, ये और ये इक्वेशन तो सेम ही हो गई, तो इसका क्या मतलब है, ये तो कोइंसाइडिंग ही है, ये तो सेम ही इक्वेशन हो गई, जब आप प्लॉट करोगे कुछ डिफरेंस ही नहीं रहा। करेक्ट, पूरी इक्वेशन सेम आ गई। इस पे हम क्या कहते हैं, हम यूजुअली इसमें देखते हैं कोफिशिएंट्स को, जब हम ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी लिखते हैं ना, तो हम कोफिशिएंट्स को देखते हैं। जैसे ये एक इक्वेशन मान लो और दूसरी इक्वेशन आप ये मान लो, ठीक है, ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, एक्स दोनों एक्स वेरिएबल पे, ये कांस्टेंट्स हैं, ये डिफरेंट है। इसको आप माइनस सी इक्वल्स टू पी जीरो भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। जस्ट इंश्योर व्हेन यू आर राइटिंग ऑलवेज फॉलो द सेम फॉर्मेट फॉर बोथ द इक्वेशंस। ऐसे नहीं कि आपने ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी इज इक्वल टू जीरो लिख दिया और इसमें आपने सी को उधर ही लिख दिया, तो आपको कंफ्यूजन होगी कि मैं सी को क्या लूं। तो ऑलवेज इंश्योर व्हेन यू आर राइटिंग एनी इक्वेशन, ऑलवेज राइट इन द सेम फॉर्मेट। तो इसमें भी हमने ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी डाला, इक्वल टू के बाद सी डाला, इक्वल टू से पहले एक्स और वाई डाले, इधर भी हमने सेम किया। हम इनके रेशियोज कंपेयर करते हैं, ए वन बाय ए टू, बी वन बाय बी टू,
C1/C2। ठीक है, यहां से हम देखते हैं हमेशा या तो ये इक्वल होंगे ही नहीं, ये एक तरीका हो गया कि ये दोनों इक्वल है ही नहीं। पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो दो तरीके बन सकते हैं, या तो इक्वल है ही नहीं, वो एक बन गया। अगर ये इक्वल है तो ये इक्वल हो सकता है, या इक्वल नहीं हो सकता। हमें क्या करना है, हमको इनके रेशियोज कंपेयर करने हैं दोनों इक्वेशंस के। उससे हमें काफी आइडिया लग जाता है। क्यों हम ये रेशियोज कंपेयर करते हैं मैं बता देता हूँ। वैसे आप लोग के सिलेबस में नहीं होगा बट मैं बता देता हूँ। बेसिकली जो आपके कोफिशिएंट्स होते हैं वेरिएबल्स के, वो आपकी लाइन का टिल्ट बताते हैं। आपकी लाइन टिल्ट कैसे कर रही है, वो उसकी स्लोप होती है। तो जहां पे इसका और इसका रेशो और इसका रेशो मिल ही नहीं रहा है, उसका टिल्ट्स ही नहीं मिल रहे हैं, तो वो जब टिल्ट्स ऐसे होंगे तभी प्रॉब्लम है। अगर टिल्ट्स मिल ही नहीं रहे हैं तो कैसे होगी, ये थोड़ी सी ऐसी होगी या फिर ये थोड़ी सी ऐसे होगी, थोड़ी सी डिफरेंट होगी टिल्ट। अगर एक ऐसे जा रही है तो वो ऐसे नहीं जाएगी या फिर ऐसे नहीं जाएगी, वो ऐसे करके जाएगी। तो दैट इज वाई व्हेन द टिल्ट्स आर नॉट सेम वी से इट दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब टिल्ट सेम है, इसका इसका टिल्ट सेम है और ये भी सेम है, दिस इज ऑल्सो सेम, तो सब कुछ ही सेम हो गया। सेम यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने किया था, ये हो गई कोइंसाइडिंग। एंड जब टिल्ट सेम है बट इसका कांस्टेंट डिफरेंट है, टिल्ट्स दोनों के सेम जा रहे हैं बट कांस्टेंट डिफरेंट है, तो ये पैरेलल हो गई। मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू भी समझाऊंगा, बट अभी आप ये देख लो कि रेशियोज कंपेयर करने हैं। अगर टिल्ट सेम नहीं है तो फिर इंटरसेक्टिंग है, अगर टिल्ट सेम है तो उसका कांस्टेंट देखना है। कांस्टेंट सेम भी सेम है, रेशो में है तो कोइंसाइडिंग है, नहीं है तो पैरेलल है, बस ये देखना है। ये तीन तरीके हो सकते हैं। मैं बताता हूं क्यों। जैसे आप ये वाली इक्वेशन देख लो, इस पे रेशो क्या हुआ, यहाँ पे ए क्या है, A1 A2 B1 B2 C1 C2। A1 क्या है 1, यहाँ पे 1, B1 क्या है 2 और C1 क्या है 6। A2 क्या है 2 4 12। आप रेशो करो, ये 1/2 2/4 6/12, ये भी 1/2 हुआ, ये भी 1/2 हुआ, एवरीथिंग इज 1/2। आपको इंट्यूटिवली भी समझ आ जाएगा, 2 कॉमन ले लो यार, यहाँ पे कट जाएगा, इक्वेशन ही सेम बन जाएगी। टिल्ट भी सेम है, कांस्टेंट भी सेम है, सब कुछ ही सेम है, तो ऑब्वियसली आपका कोइंसाइडिंग आएंगी। यहाँ भी दिखा दिया A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तो ये यहाँ पे कोइंसाइडिंग ही आएगी हमेशा। अब देख लेते हैं एक और एग्जांपल। मैं ये रहने देता हूँ, ये पहला एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल ले लो, x+2y इज इक्वल टू 6 और ये x+3y इज इक्वल टू 6। यहाँ पे देख लो A1 A2 B1 B2 C1 C2। A1 क्या है 1 and 1, रेशो क्या बना 1/1। B1 क्या है 2, ये 3, ये रेशो बना 2/3। अब जब ये दोनों का टिल्ट ही सेम नहीं है, लाइक इन दोनों का, दोनों लाइंस का टिल्ट है ही नहीं सेम, तो इसका मतलब इंटरसेक्टिंग ही होगी। दिस इज नॉट इक्वल, हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये सीधा इंटरसेक्टिंग बन जाएगी। एंड लास्ट जैसे अगर देख लें, x+2y इज इक्वल टू 6, x+2y इज इक्वल टू 3। अब इसमें A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये 1 1 2 2 6 3, ये 1/1 है, ये भी 1/1 है, लाइक 2/2 विच इज इक्वल टू 1/1, और ये 6/3 है, ये 2 हो गया। ये 1 था, ये 1 था, ये 2 हो गया। तो इवन दो दिस टिल्ट, उसका टिल्ट सेम है, उसका ये जो वैल्यू है ये इक्वल नहीं है, तो ये हो गया आपका लास्ट वाला पैरेलल लाइंस।
इसको और तरीके से भी देख सकते हैं पैरेलल लाइंस को। आपका है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। x प्लस 2y अब बिल्ड करो, x y 0 है तो y 3 है, ये 0 है तो x 6 है। यहाँ पे देखो 0,3 6,0 ऐसे बना दी लाइन, ठीक है। ये आपकी आ गई x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। यहाँ पे मैं कोई भी x ले लूँ, कोई भी y ले लूँ, ये 6 बनेगा, यानी कि समथिंग ऑफ x प्लस समथिंग ऑफ y शुड बी इक्वल टू 6, करेक्ट। तो जैसे यहाँ पे आ रहा है ये 0,3 था, राइट। तो 0 टाइम्स x प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3, ये 0 टाइम्स ऑफ 1 टाइम ऑफ x, सॉरी 1 टाइम ऑफ 0 प्लस 2 टाइम ऑफ 6 इज इक्वल टू 6, करेक्ट। अभी आप यहाँ देखो, अगर 0,3 इधर डाल के देखो, 0 x की जगह 0 डाल दो और y की जगह 3 डाल दो, 6। बट यहाँ पे ये 6 नहीं बन रहा है ना, x प्लस 2y इक्वल्स टू 3 पे x पे डाला मैंने 0 प्लस 2 इंटू 3 विच इज 6, बट यहां तो मैं कह रहा हूं ये 3 है, तो ये गलत हो गया ना। तो यहां पे 3 बनाने के लिए वो कहीं इधर लाई करेगा। अगर x 0 है तो y 1.5 है। वो ऐसे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ होगी। तो आपको हमेशा टिल्ट देखना है, टिल्ट कैसे हो रहा है। अगर आपका टिल्ट सेम है और आपका कांस्टेंट भी सेम है तो कोइंसाइड हो जाएगा। अगर टिल्ट सेम है, कांस्टेंट सेम नहीं है, तो वो पैरेलल रहेगा। और अगर आपका टिल्ट ही सेम नहीं है, विच इज दिस, तो आपको बेसिकली पता चल गया कि इंटरसेक्टिंग है। जो मैंने आपको पहले ग्राफ बना के दिखाया था ग्राफिकली के लिए इंटरसेक्टिंग, उसमें आप बस ये इनपुट करके डाल दीजिएगा अपने नोट्स में कि a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2, ये वाला चीज, ये वाली चीज काफी काम की आती है, क्योंकि काफी क्वेश्चन ही आपके ऐसे आएंगे कि ये रहा आपको ये इक्वेशन, आपको बताना है कि ये इधर इंटरसेक्टिंग है, कोइंसाइडिंग है या पैरेलल है, यहाँ पे कंसिस्टेंट सोल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन है, कोई सोल्यूशन है नहीं है। ये आपका एक शॉर्टकट तरीका है टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द लाइंस। ये आपका हो गया। ग्राफिकली भी आपने देख लिया सॉल्विंग कैसे होता है, ग्राफिकली कैसे होता है, जल्दी से बताना सॉल्यूशंस कैसे निकालने हैं वो भी आपने समझ लिया। अब बस दो चीजें बची हैं कि अगर सोल्यूशन है, अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो आप सोल्यूशन कैसे निकालोगे। ग्राफिकली तो आप दो लाइंस ड्रॉ कर सकते हो जहां पे इंटरसेक्ट किया, आपने सोल्यूशन बता दिया। अगर इनफाइनाइट सोल्यूशंस हैं तब भी आपके लिए इजी है, आपने जो कॉमन चीज है वो निकाल ली और कांस्टेंट के साथ काट दिया, एंड देन एवरी इफ इट्स इनफाइनाइट देन एनी पॉइंट लाइंग ऑन दैट लाइन इज अ सोल्यूशन, दैट इज ऑल्सो इजी। बट जब इंटरसेक्टिंग होता है तो कैसे निकालते हैं। अगर है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ऐसी कोई लाइन आ गई। अब इसका सोल्यूशन आप कैसे निकालोगे। इसमें दो तरीके होते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। बहुत इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट दो मेथड्स बनाए हुए हैं, बट काफी इजी है। एलिमिनेशन नाम से आपको समझ आ रहा होगा, एलिमिनेट कर दो। मेरे पास दो वेरिएबल्स है, दो वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व करूं, मुझे तो एक ही वेरिएबल सॉल्व करना आता है। ठीक है, तो आप एक वेरिएबल को ही एलिमिनेट कर दो। कैसे एलिमिनेट करोगे, लिखो आप x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे 2y लिखा है तो आप इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो मेरे को बेसिकली y को एलिमिनेट करना है, अगर तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट सेम कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करो, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, करेक्ट। इतना आ गया मेरे पास। इन दोनों इक्वेशंस में इसको माइनस कर दो, दिस इक्वेशन माइनस दिस इक्वेशन, तो सबको माइनस कर दो। तो x माइनस 4x क्या होगा, मैं अच्छी तरह लिख के बताता हूं वरना आप लोगों को कंफ्यूजन होगा।
जैसे x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 6 लिया, इसको मैं इंटू 2 कर दिया, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, दिस माइनस दिस करा तो कैसे होगा, x प्लस 2y माइनस 4x प्लस 2y, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 6 माइनस 10, ऐसे लिखते हैं। थोड़ा इजी करने के लिए क्या करते हैं, सीधा माइनस इसको कर देते हैं, हर चीज को माइनस कर दो, अगर ये माइनस होता तो उसको प्लस हो जाता, और ऐसे माइनस कर दो, क्योंकि हमें बचपन से एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसे करने की आदत है, बट ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, मैं दोनों तरीके से कर दूंगा। x प्लस 2y माइनस 4x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4, 2y कट गया तो माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 4, x इज इक्वल टू 4/3 मिल गया। इधर से भी कर सकते हो, माइनस 3x, 2y कट गया इज इक्वल टू माइनस 4, 6 माइनस 10, तो x इज इक्वल टू 4/3, आंसर सेम आएगा। अब आप कहो कि नहीं आपने y को क्यों एलिमिनेट किया, x को एलिमिनेट कर दो, तो x को एलिमिनेट कर दो, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसको इंटू 2 कर दो, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, माइनस माइनस माइनस, माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 7, y इज इक्वल टू 7/3। आपके पास x की वैल्यू थी, आप x की वैल्यू इधर डालते तो ये भी कांस्टेंट बन जाता, ये इससे माइनस हो जाता, y की वैल्यू भी मिल जाती, तो x की वैल्यू इधर डाल दो तो y की वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि ये आप उसके लिए सॉल्व कर रहे हो कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल रहे हो कि इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, आपको दो पॉइंट्स में इंटरसेक्टिंग कहाँ निकालना है, तो ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता होगा, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता होगा, तो जब आपने x इज इक्वल टू 4/3 निकाला, आप इस इक्वेशन में भी सब्स्टिट्यूट कर दो या फिर इस इक्वेशन में भी सब्स्टिट्यूट कर दो, सेम ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है, वो दोनों में लाई कर रहा है ये वाला पॉइंट, और जो y निकलेगा आपका आंसर है। अब आप कहो कि इंटू 2 है बट काफी टाइम तो कुछ डिफरेंट भी होगा, तो कैसे करेंगे, x को आप इंटू 6 कर दो तो ये 6x हो जाएगा, इसको आप इंटू 3 कर दो ये भी 6x हो जाएगा। आपको बेसिकली एक वेरिएबल उसमें लाना है, आपको एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। अब आपका कब ये ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 11। अब आप कहो कि मैंने इसको इंटू 2 किया तो ये 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 हो गया। अब जब मैं माइनस किया दोनों ही जा रहे हैं यहाँ पे, तो x भी एलिमिनेट हो गया, y भी एलिमिनेट हो गया, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इनका सोल्यूशन है ही नहीं। आप देखो इनका रेशियो का देखोगे, ये 1/2, ये 2/4 भी 1/2, ये 6/11, ये पैरेलल लाइंस हैं, इनका सोल्यूशन ही नहीं है। तो ये भी आपको देखना चाहिए कि अगर दोनों मेरे वेरिएबल्स एलिमिनेट हो रहे हैं तो इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है मोस्ट प्रोबेबली। का एक तरीका हो गया सॉल्व करने का कि एक वेरिएबल में एलिमिनेट कर रहा हूँ, इसका दैट्स कॉल्ड द एलिमिनेशन मेथड। इसका एक और तरीका है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ या x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, दूसरी इक्वेशन में डाल देता हूँ। बेसिकली मैं कहता हूँ कि फॉर सम पॉइंट्स x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, करेक्ट, ऐसे लिख सकता हूँ, यही इक्वेशन है। अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 6 माइनस 2y, करेक्ट, मैंने बस कुछ नहीं किया, 2y को इधर ले गया। अब मैं कहता हूँ अगर ये x जो है, जो भी पॉइंट होगा वो इस वाली इक्वेशन में भी सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि वो इंटरसेक्टिंग है और मुझे सोल्यूशन निकालना है। तो ये वाला जो पॉइंट है मैं इधर डाल देता हूँ, 2 6 माइनस 2y प्लस y इज इक्वल टू 5, ये वाला जो चीज है ये इधर भी सेटिस्फाई होना चाहिए, दैट इज वाई सब्स्टिट्यूटेड ओवर हियर। अब आप करोगे इधर इसको, प्लस y इज इक्वल टू 5, तो माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 7, y इज इक्वल टू 7/3, यही आप x में डाल दो तो आपको आ जाएगा। डिफरेंस क्या है मेथड्स में, एलिमिनेशन में आपने क्या किया, मैं वेरिएबल्स को ऐसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, इक्वेशंस को ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा कि एक वेरिएबल हट जाए। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, मैं x की वैल्यू निकाल लूं या y की वैल्यू निकाल लूं कि x की वैल्यू मैं y की टर्म्स में लिख लूं या y की वैल्यू मैं x की टर्म्स में लिख लूं, और उसको मुझे पता है कि ये वाला जो टर्म है, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन का जो पॉइंट निकाल रहा हूं मैं, वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तो बेसिकली इसको उठा के मैं इधर डाल दूंगा, that should hold true. That is why when I put 6 minus 2y here, I know
जब मैं ये सॉल्व करूंगा इट शुड बी इक्वल टू 5. दैट इज वाई आई गेट y इज इक्वल टू 7/3. बेसिकली y एट 7/3, x इज इक्वल टू इस पे, ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होती हैं एंड दैट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट. डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग को बस ये करना है कि आपको जब भी लीनियर इक्वेशंस मिले आपको ये देखना है कि मेरे पास एटलीस्ट 2 इक्वेशंस होनी चाहिए टू सॉल्व इट. अगर कोइंसाइड कर रही है तब तो हर पॉइंट ऑन द इक्वेशन इज अ सोल्यूशन, बट अगर पैरेलल है तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको बस वो बताना पड़ेगा. अगर आपके पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं तो 2 इक्वेशंस से आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है. या तो आप ड्रॉ कर लो, या तो आपको पता ही है इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो आप ये वाला मेथड यूज कर लो या सब्स्टिट्यूशन यूज कर लो. बोथ आर फाइन एंड देन यू शुड गेट द आंसर. आगे ऐसे बहुत क्वेश्चन आएंगे. लीनियर इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको आप मैथमेटिकली लिख पाओ. एक बार आपने उसे मैथमेटिकली लिख लिया, फिर आपको ऐसी इक्वेशंस आ गई. ये इक्वेशन सॉल्व करना नॉट वेरी डिफिकल्ट. एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से यूजुअली इजिली हो जाता है, चाहे वो रूट्स भी हो, कोई रैंडम नंबर्स भी हो. ठीक है, मैंने 3 क्वेश्चंस लिख लिए हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स में अगर आप एक बार इक्वेशन बना लो देन इट्स सिंपल. आप ग्राफिकली, वैसे ग्राफिकली आप सॉल्व मत करना, अलजेब्रिकली यू कैन सॉल्व इट, इट्स नॉट एन इशू. बट वर्ड प्रॉब्लम में बस ये इशू होता है कि आपकी इक्वेशन सही बन जाए. तो आई टुक सम एग्जांपल एंड एज आई मेंशन्ड अर्लियर आल्सो, वर्ड प्रॉब्लम्स इज नथिंग बट लैंग्वेज. आपको बस लैंग्वेज देखनी है. 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 5 साल पहले, 5 years ago, तो आप मान लो 5 साल पहले नूरी की एज एक्स थी, सोनू की एज वाई थी. 5 साल पहले ही मान लो, कभी भी मान सकता, कभी भी मान लो, बट मैंने लिख दिया 5 years ago. 5 years ago नूरी, तो नूरी वॉज मतलब इक्वल टू, वॉज इज becomes, everything is equal to, तो x equals to thrice as old as Onu. thrice as old as सोनू, तो जितना सोनू था उसके thrice as old was equal to x. ये हमारी एक इक्वेशन बन गई. अब वो कहता है 10 years later. अभी 10 years later लिखा है, अभी आप प्रेजेंट में हो. अभी आपने बोला 5 years ago, ये प्रेजेंट है. 5 years ago और ये 10 years ago. तो आपने जब एज यहाँ पे अज्यूम की थी एक्स एंड वाई, तो यहाँ से 15 years प्लस हो गया. तो 10 years फ्रॉम नाउ नूरी विल बी, तो नूरी नूरी अब क्या एज है, एक्स प्लस 15. ये नूरी है. नूरी नूरी मतलब नूरी की एज विल बी, नूरी यहाँ लैंग्वेज वैसे लिखा है बट आपको ये सोचना है नूरी की एज विल बी. तो यहाँ नूरी की एज लिख दी एक्स प्लस वाई, विल बी फिर से विल वॉज इज सब इक्वल टू है, तो विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो ट्वाइस एज सोनू. ये आपकी एक इक्वेशन बन गई, ये एक इक्वेशन बन गई, ये 2 इक्वेशन बन गई. ये दोनों को आप सॉल्व करोगे, आप फिर सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से ढूंढ सकते हो, आपको एक्स वाई मिल जाएगा. अगर वो प्रेजेंट एज पूछ रहे हैं तो +5 कर देना दोनों की एज में. अगर वो 5 साल पहले की एज पूछ रहे हैं तो आपका एक्स और वाई हो जाएगा. आपको बस अपने वेरिएबल्स बड़ी अच्छी तरह डिफाइन करने हैं और आपको बस लैंग्वेज पढ़नी है. ये जो हमने पढ़ा है विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, काट दो, ये मैंने लिख लिया है. अब 10 years लेटर, तो मैंने x प्लस वाई, एक्स प्लस 15 कर दिया. नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड, ये भी काट दो. कूल. नाउ लेट्स लुक एट द सेकंड क्वेश्चन. सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 digit नंबर इज 9. 2 digit नंबर क्या होता है, 10, 11, 12, 21, 99. ये पूरा हमारे पास 2 digit नंबर्स का ये है. 2 digit नंबर को कैसे लिख सकते हैं, मान लो 93 लिखना है. 93 क्या होता है, फर्स्ट डिजिट इंटू 10 प्लस सेकेंड डिजिट इंटू 1, यही होता है. 9 इंटू 10 90 प्लस 3 इंटू 1 3, 93. 65 क्या होता है, 6 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1. तो मैं कह सकता हूँ कि कोई भी 2 digit नंबर इज 10 इंटू फर्स्ट डिजिट प्लस 1 इंटू सेकेंड डिजिट, मतलब 10x प्लस वाई. अगर मैं एक डिजिट को x मान लूँ जो पहला डिजिट है और दूसरे को y मान लूँ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ. तो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 digit नंबर इज 9. सम ऑफ डिजिट्स क्या हुआ, x एंड y. सम ऑफ डिजिट्स, लैंग्वेज हमेशा लैंग्वेज, ऑफ अ 2 digit नंबर इज
9, ये मेरे पास एक इक्वेशन हो गई। अब दूसरी इक्वेशन, 9 टाइम्स दिस नंबर, नंबर क्या है, नंबर ये है 2 डिजिट नंबर, डिजिट्स एक्स एंड वाई है बट नंबर ये है, तो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर is equal to twice the number obtained by reversing the order of digits. Twice is twice the number obtained by reversing the order of digits. Y को इधर ले जाओ, x को इधर ले जाओ, तो 10y plus x, 10y plus x, बस ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई, दो इक्वेशन मिल गई, यू कैन नाउ सॉल्व इट। तीसरा देख लेते हैं। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज, ये रुपीज होना चाहिए था, रुपीज, ठीक है, इन 50 एंड 100 नोट्स ओनली, तो 50 एंड 100 के उसने कुछ नोट्स लिए और 2000 रुपए उसने विड्रॉ किए। मैं कह सकता हूँ 50 के मान लो उसको एक्स नोट्स मिले, 100 के उसको वाई नोट्स मिले, तो 50 इंटू एक्स प्लस 100 इंटू वाई इज इक्वल टू 2000। 50 एंड 100 के नोट्स में 50 एंड के इतने नोट्स, 100 के इतने नोट्स, उसको कितने मिले, 2000। ये आपकी एक इक्वेशन हो गई। मीना गॉट 25 नोट्स इन टोटल। अब x के नोट्स, y के नोट्स, तो टोटल नोट्स क्या हुए, 25। ये आपकी दूसरी इक्वेशन होगी, x प्लस वाई इज 25। इसमें आपको बस लैंग्वेज में काम करना है, एंड एक बार आपकी दो इक्वेशन बन गई, फिर आप एलिमिनेशन या सब्सटीट्यूशन कुछ भी करके आप सॉल्व कर लो। x प्लस वाई 25 है, तो y इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, वाई की जगह 25 माइनस एक्स सब्सटीट्यूट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आपको x की टर्म्स मिल जाएगा आंसर। सो या ये आपका लीनियर इक्वेशंस भी, आप बस ये सारे टॉपिक्स याद रखो। इसमें ऑलवेज रिमेंबर कि आपको रेशियोज ऑफ कोफिशिएंट्स भी देखना है। ये वैसे इसमें इसमें मैंने बता दिया था, बट ऑलवेज रिमेंबर द रेशियोज ऑफ कोफिशिएंट कि वो कैसे थे।